तो 2026 का यूनियन बजट आ चुका है और अब सबके मन में बस एक ही सवाल है, भाई इसमें हमारे लिए क्या है? मतलब एक सैलरीड प्रोफेशनल, एक बिजनेस ओनर, किसान या फिर एक इन्वेस्टर, इन सब पर इसका क्या असर पड़ने वाला है? चलिए आज इसी को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, इस पूरे बजट के पीछे जो एक बड़ी सोच काम कर रही है वो है विकसित भारत का सपना। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार का फोकस सिर्फ आर्थिक विकास पर ही नहीं है, बल्कि एक ऐसे विकास पर है जिसका फायदा समाज के हर इंसान, हर तबके तक पहुंचे। मतलब देश को आगे भी बढ़ाना है और किसी को पीछे भी नहीं छोड़ना है। आज हम इस बजट को ना अलग अलग चश्मों से देखेंगे। एक सैलरीड प्रोफेशनल के नजरिए से, एक बिजनेस ओनर के लिहाज से, किसानों के लिए क्या है और इन्वेस्टर्स के लिए क्या है। और हां, आखिर में ये भी देखेंगे कि सरकार की अपनी जेब का क्या हाल है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इस बजट के पीछे की असल सोच क्या है, सरकार का विजन क्या है। सरकार ने इस बजट की नींव 3 कर्तव्य पर रखी है। पहला है इकोनॉमी की रफ्तार को और तेज करना। दूसरा, लोगों की जो उम्मीदें हैं उन्हें पूरा करना और उन्हें और काबिल बनाना। और तीसरा, ये पक्का करना कि तरक्की के जो मौके हैं वो हर किसी तक बराबर पहुंचें। चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका इंतजार शायद हम सबसे ज्यादा करते हैं कि भाई सैलरीड क्लास के लिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए इस बजट में क्या है। सवाल सीधा सा है, इस बजट का हमारी मंथली पे स्लिप पर और जो हम विदेश में खर्चे करते हैं उस पर क्या और कैसे असर पड़ेगा? तो सबसे बड़ी और आप कह सकते हैं हेडलाइन खबर यही है, 1 अप्रैल 2026 से एक बिल्कुल नया इनकम टैक्स एक्ट लागू होने वाला है। इसका सीधा सा मकसद है पुराने जो थोड़े उलझे हुए टैक्स लॉज हैं उन्हें हटाकर एक आसान सीधा साधा सिस्टम लेकर आना। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है, खासकर उन लोगों के लिए जो बच्चों को पढ़ने बाहर भेजते हैं या इलाज के लिए विदेश जाते हैं। विदेश में पैसा भेजने पर जो टीसीएस यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स लगता था, उसे काफी कम कर दिया गया है। अब चाहे टूर पैकेज हो, पढ़ाई हो या मेडिकल का खर्चा, अब वो 20% वाली ऊंची दर की जगह सिर्फ 2% का फ्लैट टीसीएस ही देना होगा। इसके अलावा भी सैलरी टैक्स पेयर्स के लिए कुछ और अच्छी खबरें हैं। अब टैक्स रिटर्न रिवाइज करने के लिए 31 मार्च तक का समय मिलेगा। जिन बिजनेसेस का ऑडिट नहीं होता उनके लिए फाइलिंग की तारीख 31 अगस्त कर दी गई है। और एक और जरूरी बात, मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल से मिलने वाले ब्याज पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो सैलरीड क्लास के बाद अब बात करते हैं देश के ग्रोथ इंजन यानी हमारे बिजनेस ओनर्स की। देखते हैं उनके लिए पिटारे में क्या है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये बजट वाकई में देश में बिजनेस करने के माहौल को और बेहतर बनाएगा? क्या ये एंटरप्रेन्योर्स को आगे बढ़ने में मदद करेगा? सरकार ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है एमएसएमईज के लिए, मतलब छोटे और मझोले उद्योगों के लिए। 10,000 करोड़ रुपए का एक एसएमई ग्रोथ फंड बनाया जा रहा है। इसका लक्ष्य है देश में ऐसे चैंपियन एसएमईज तैयार करना जो ग्लोबल लेवल पर मुकाबला कर सकें। देखिए, सरकार एमएसएमईज को 3 तरह से सपोर्ट कर रही है। पहला है इक्विटी सपोर्ट, मतलब बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसा। दूसरा है लिक्विडिटी सपोर्ट, ताकि रोजमर्रा के खर्चों के लिए कैश फ्लो बना रहे। और तीसरा है प्रोफेशनल सपोर्ट, जिसके लिए कॉर्पोरेट मित्र बनाए जाएंगे जो कानूनी दावपेंच और कंप्लायंस में सस्ती दरों पर मदद करेंगे। और जरा ये आंकड़ा देखिए, 12.2 लाख करोड़ रुपए। यह सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाला कुल खर्च। इसका सीधा सीधा मतलब है बेहतर सड़कें, बेहतर पोर्ट्स, बेहतर रेलवे, जो किसी भी बिजनेस के लिए लॉजिस्टिक्स को आसान और सस्ता बनाता है। बिजनेस की बात हो गई, अब बात करते हैं देश की नींव की, हमारे किसानों की। हमेशा की तरह इस बजट में भी किसानों की आमदनी को बढ़ाने पर काफी जोर दिया गया है। तो सवाल यही है कि इसके लिए कौन से ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। अब सरकार का फोकस सिर्फ पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर आमदनी के नए रास्ते खोलने पर है। जैसे मछली पालन के लिए 500 तालाबों का विकास करना, पशुपालन के लिए सब्सिडी देना और नारियल, चंदन, काजू जैसी हाई वैल्यू फसलों को बढ़ावा देना। भारत विस्तार, ये नाम याद रखिएगा। ये एक एआई पावर्ड टूल है जो किसानों का एक तरह से डिजिटल दोस्त बनेगा। ये टूल किसानों को उनकी जमीन, वहां के मौसम और फसल के हिसाब से एकदम सटीक सलाह देगा, जिससे पैदावार भी बढ़ेगी और नुकसान का खतरा भी कम होगा। चलिए अब आते हैं स्टॉक मार्केट में दिलचस्पी रखने वालों और हमारे एनआरआईज पर। जरा देखते हैं कि उनके लिए इस बजट में क्या खास है।
FNO यानी फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेड करने वालों के लिए ये एक बहुत बड़ी खबर है। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी STT बढ़ा दिया गया है। फ्यूचर्स पर ये 0.02% से बढ़कर 0.05% हो गया है। सीधे शब्दों में कहें तो FNO ट्रेडिंग अब पहले से थोड़ी महंगी हो जाएगी। शेयर बायबैक्स के टैक्स रूल्स में भी एक अहम बदलाव आया है। अब से बायबैक से होने वाला जो भी फायदा है वो सभी शेयर होल्डर्स के लिए कैपिटल गेन्स माना जाएगा। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। कंपनी के प्रमोटर्स के लिए एक एडिशनल बायबैक टैक्स लगेगा, कॉर्पोरेट प्रमोटर्स पर 22% और नॉन कॉर्पोरेट प्रमोटर्स पर 30%। NRI इन्वेस्टर्स के लिए ये बजट अच्छी खबर लेकर आया है। अब वो किसी भी लिस्टेड भारतीय कंपनी में 5% की जगह 10% तक हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, किसी एक कंपनी में NRI इन्वेस्टमेंट की जो ओवरऑल लिमिट थी उसे भी 10% से बढ़ाकर 24% कर दिया गया है। और अब आखिर में चलिए एक नज़र सरकार के अपने बही खाते पर भी डाल लेते हैं। देखते हैं देश की आर्थिक सेहत आखिर है कैसी। ये जो नंबर है 4.3%, ये बहुत ज़रूरी है। ये 2026-27 के लिए सरकार का अनुमानित फिस्कल डेफिसिट है, यानी राजकोषीय घाटा। आसान भाषा में समझें तो ये सरकार की आमदनी और खर्च के बीच का अंतर है, और इसे काबू में रखना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और ये है दूसरा बड़ा आंकड़ा, डेट टू GDP रेशियो, जो 55.6% रहने का अनुमान है। ये दिखाता है कि देश की कुल कमाई के मुकाबले उस पर कर्ज कितना है। इस आंकड़ा में कमी आना एक बहुत अच्छा संकेत है। मतलब सरकार अपने कर्ज को मैनेज करने के लिए सही दिशा में काम कर रही है। जैसा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी स्पीच में कहा, ये बजट महत्वाकांक्षा और समावेश के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश है। मतलब हमें बड़े लक्ष्य भी रखने हैं और साथ ही ये भी पक्का करना है कि विकास का फायदा हर किसी तक पहुंचे। तो कुल मिलाकर इस बजट में हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ है। टैक्स में राहत है, बिजनेस के लिए सपोर्ट है, किसानों के लिए नई तकनीक है। लेकिन बड़ा सवाल अभी वही है, क्या ये सारे कदम मिलकर भारत को विकसित भारत बनाने के सपने को वाकई में वो रफ्तार दे पाएंगे जिसकी जरूरत है? इस पर सोचना तो बनता है।